हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन सत्कार एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट के अंदर एलएनसी के अंदर, जहां पर अपन डिस्कस कर रहे थे पहले दोस्तों लर्निंग सीरीज बूस्टर डोज फॉर नॉट सेट एटेम्प्ट्स एंड अपकमिंग एग्जाम्स। लर्निंग सीरीज के अंदर प्यारे दोस्तों हमने प्रीवियसली 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और वेरियस टाइप के वेरियस पैटर्न के क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हैं, उसके साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी हमने डिस्कस किया है। आज का हमारा जो पार्ट 5 जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट और कुछ मल्टीपल क्वेश्चन अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन। अब हम थोड़ा उसको पैटर्न को और इंप्रूव कर रहे हैं ना प्यारे दोस्तों। जैसे स्टार्टिंग में हमने एक एक क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट किया, अब हम थोड़े क्वेश्चन की नंबर और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी लर्निंग सीरीज और इंप्रूव हो सके और बेटर हो सके। तो चलेगा, वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। और आज लर्निंग सीरीज पार्ट 5 का वीडियो का आज हमारा पहला प्रश्न जो है आपके सामने ये रहा, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सोचेगा, समझेगा, फिर जवाब दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला प्यारे दोस्तों। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न कह रहा प्यारे दोस्तों, अ फीमेल क्लाइंट टेल द नर्स दैट हर कोलेस्ट्रॉल लेवल वाज 189 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, व्हिच एक्शन शुड द नर्स इंप्लीमेंट। इंपॉर्टेंट प्रश्न, वैल्यू से प्रश्न उठता है। बायोकेमिस्ट्री की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर बायोकेमिस्ट्री की वैल्यू आपको पता है आपकी ह्यूमन बॉडी की, तो आप आराम से ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। अगर आपको वैल्यू पता नहीं है तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है। चलिएगा, क्या कहता है ऑप्शन, क्या बोलते हैं आपके। ऑप्शन ए कहता है प्रेज द क्लाइंट फॉर हैविंग एन एक्सेप्टेबल कोलेस्ट्रॉल लेवल। ऑप्शन बी, एक्सप्लेन दैट द क्लाइंट नीड टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल। ऑप्शन सी, डिस्कस डाइटरी चेंजेस दैट कुड हेल्प इंक्रीज द लेवल। एंड ऑप्शन डी, अलाउ द क्लाइंट टू वेंटिलेट फीलिंग अबाउट ब्लड रिजल्ट। क्या रहेगा इंपॉर्टेंट आंसर, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, समझिए, परखिए और उसके बाद जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, साथ साथ जवाब देते रहिएगा, उससे आपका एक जो मन का जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो बूस्ट होगा कि हाँ, ऐसे प्रश्नों का आंसर हम भी दे सकते हैं, है ना। आपके अंदर बिल्कुल पोटेंशियल है, उसको यूज करेगा। मन ही मन में इसका सवाल का आंसर सोचिए और फिर उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेगा। साथ साथ में अभी अपन इसको डिस्कस करते हैं। प्रश्न कह रहा है आपका, एक फीमेल क्लाइंट है मेरा दोस्तों, है ना, जो आपके नर्सिंग ऑफिसर साहब को कह रही है कि मेरा जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो कितना आया है, 189 mg पर डीएल, 189 189 mg पर डीएल आया है। विच एक्शन शुड द नर्स इंप्लीमेंट। अब इस लेवल को देखते हुए एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप कौन सा इंप्लीमेंट एक्शन करेंगे, है ना, कौन सा एक्शन जो है परफॉर्म करेंगे, ये सवाल ने पूछा है। ऑप्शन ए बोल रहा है प्रेज द क्लाइंट, क्लाइंट को बताएंगे कि यू आर हैविंग एन एक्सेप्टेबल कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका जो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल है ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, रेंज के अंदर है। क्या ये बात सही बोली है आपने? ऑप्शन बी बता रहा है कि एक्सप्लेन करेंगे क्लाइंट को कि आपको जो है इस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने की जरूरत है, लोअर करने की जरूरत है, इसका मतलब ये लेवल ज्यादा है ना। और ऑप्शन डी सी कह रहा है डिस्कस करेंगे डाइटरी चेंजेस दैट कुड हेल्प इंक्रीज द लेवल, कुछ ऐसे डाइटरी चेंजेस अपन ऐड करेंगे, चेंज करेंगे जिससे ये लेवल और बढ़ सके, ऐसा। ऑप्शन डी बोल रहा है अलाउ द क्लाइंट टू वेंटिलेट द फीलिंग अबाउट द, उसकी जो फीलिंग जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, फीलिंग ऑप्शन जैसा डी में बता रहा है कि अलाउ द क्लाइंट टू द वेंटिलेट फीलिंग। फीलिंग हम पेशेंट की जब जानते हैं जब क्लाइंट को कोई एंग्जाइटी होती है ना, क्लाइंट एंग्जाइटी के अंदर होता है, क्लाइंट का कोई बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न होता है ना, तब अपन क्लाइंट को, अगर वो कंसर्न को नहीं सुना आपने, है ना, अगर आपने उन चीजों को फोकस नहीं किया तो क्लाइंट की एंग्जाइटी बढ़ सकती है और डिजीज कंडीशन जो फर्दर प्रोग्रेस हो सकती है। उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, क्लाइंट को सुनते हैं, बेसिकली उसकी भावनाएं समझते हैं, तो उसकी फीलिंग को क्या करते हैं, वेंटिलेट करते हैं। या एंग्जाइटी वाली ऐसी कोई बात बता ही नहीं रहा है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, इसको ऑप्शन डी को तो गलत आंसर करते हैं, है ना। तो यहाँ ऐसी कोई बात घबराहट वाली पूछी नहीं है, एंग्जाइटी वाली कोई बात नहीं है। ऑप्शन सी बता रहा है कि उसको कुछ डाइटरी चेंजेस करेंगे जिससे उसका लेवल जो है इंक्रीज हो जाए। तो हमें इंक्रीज नहीं करना है, क्लाइंट ने सवाल ने ये पूछा है कि ये लेवल का क्या मतलब, क्या ये ज्यादा है, कम है, क्या सीन है, तो आपको लेवल बढ़ाने घटाने के बाद में पूछा नहीं है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। ऑप्शन डी की बात करें प्यारे दोस्तों, ऑप्शन बी जो आपका कह रहा है एक्सप्लेन करेंगे क्लाइंट को दैट नीड द लोअर कोलेस्ट्रॉल, ये जो आपका प्यारे दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का लेवल इसको कम करने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या ये कम है या ज्यादा है ना। तो आपको जब बायोकेमिस्ट्री की वैल्यू पता होती है तब आप आपको आराम से बता सकते हैं, है ना। तो ये बात करते हैं इसकी वैल्यू जो होती है नॉर्मल कितनी होती है, अभी पूरा डिटेल में इसको अपन डिस्कस करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू होती है प्यारे दोस्तों ये लगभग लेस देन 200 से कम होता है तो आपका इसको नॉर्मल माना जाता है। अगर इससे ज्यादा है
इससे ज्यादा है तो अपन क्या बोलते हैं, हाइपर लिपिडीमिया उसको बोला जाता है। लेकिन 189 तो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो आपको ये घबराना नहीं है, ये लोअर करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक लेवल थे। इसलिए ऑप्शन बी भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। बच गया आपके पास में एक कि प्रेज करेंगे क्लाइंट को कि यू आर हैविंग एक्सेप्टेबल कोलेस्ट्रॉल लेवल। यस, आपके ये जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है बिल्कुल ठीक है, बधाई हो, है ना। ऐसा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत कम लोगों का होता है आजकल, इस जमाने के अंदर सबका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है। तो आपको बधाई है और खुशी की बात है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, एक्सेप्टेबल है ना। तो ये आपका ए आंसर हो गया। बाकी बी सी और डी चारों तीनों जो है वो गलत जवाब है, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स होते हैं और कौन कौन से इसका वैल्यू होती है। बायोकेमिस्ट्री की वैल्यू प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके हर एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है। एक छोटी सी वैल्यू की वजह से आपका एक सवाल गलत हो सकता है, और एक सवाल गलत होने की वजह से आपकी रैंक पीछे आ सकती है, और उस एक रैंक पीछे होने की वजह से आप सिलेक्शन से भी पीछे रह सकते हैं, और सिलेक्शन से पीछे रहेगा तो अपने सपनों से पीछे रह सकते हैं। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के हर चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको परख के पढ़ना होता है। तो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी अपन लिपिड जो प्रोफाइल कराते हैं किसी भी पेशेंट का, हमेशा लिपिड प्रोफाइल अपन खाली पेट कराना प्रेफर करते हैं। एम्प्टी स्टोमक अर्ली मॉर्निंग में पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया जाता है और बायोकेमिस्ट्री की वैल्यू चेक की जाती है। तो जानते हैं कि लिपिड प्रोफाइल के क्या क्या वैल्यू रहती है। ये ऑप्शन ये हमने बोल दिया कि क्या है, करेक्ट आंसर है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू अपन बात करें तो वो कितनी होती है आपके, नॉर्मल जो होती है वो होती है लेस देन 200 mg पर DL। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में 189 है जो बिल्कुल कम है, जो क्या है आपके नॉर्मल है। वही अपन बात करें अगर 200 से ज्यादा चली जाती है, 200 से 239 200 टू 239 के आसपास जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन, जो हाई की रेंज में आता है। उसके बाद हाई किसको बोलेंगे, अगर एट और अबव 240 है या इससे ज्यादा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, हाई कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग माइल्ड मॉडरेट इसका सीवीटी रहती है, नॉर्मल, बॉर्डर लाइन और हाई के अंदर आता है ना। ओके, नाउ सेकंड पार्ट होता है आपका लिपिड प्रोफाइल का, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जो होती है इसकी जो नॉर्मल वैल्यू आपके हमेशा 150 mg पर DL से कम होनी चाहिए ना, डेसीलीटर पर, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है सॉरी, है ना। तो 150 mg पर DL से कम होनी चाहिए, बेसिकली वो नॉर्मल कंसिडर होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। ये भी एक कोलेस्ट्रॉल का टाइप होता है। ये क्या करता है आपके जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लीवर से जो है आपके ब्लड के अंदर डाल देता है, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है, LDL इसका नाम होता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 100 mg पर DL से क्या होना चाहिए आपके, कम होनी चाहिए। लेकिन अगर ये 100 से 129 के बीच में है, 100 टू 129 mg पर DL, उसको नियर ऑप्टिमल के नाम से जानते हैं। और बॉर्डरलाइन हाई कब कहेंगे, जब 130 से 159 के आसपास हो जाती है, और वहीं हाई कहेंगे जब ये 160 टू 189 के आसपास पहुंच जाती है mg पर DL में, है ना। और वेरी हाई अपन कहेंगे जब 190 से भी ऊपर चली जाती है, और हाइयर 200 से भी पार चली गई, तो ये बहुत हाई कंडीशन के अंदर है, वहां पर बहुत रिस्क रहती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज की, एथेरोमा फॉर्मेशन की। नाउ वन मोर एक थिंग और होती है, LDL को अपन बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वहीं HDL जो होता है इसको गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करता है, आपकी जो बैड फैट होती है उसको लीवर के अंदर फेंक देता है ना, ब्लड से उठाकर। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। इसकी जो रेंज होती है लगभग मेन और मेन फीमेल की बात करें तो 40 जो होती है मेल में होती है, इससे ज्यादा होनी चाहिए, और मोर देन 50 जो होनी है आपके वुमेन में, मतलब 50 से ज्यादा होनी चाहिए एवरेज अपन बात करें सबकी। ये गुड कोलेस्ट्रॉल के अंदर आता है ना। क्लियर है सारी बातें। ना मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर रहा हूं। अगला प्रश्न आपके लिए, द क्लाइंट डायग्नोस विद पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज का क्लाइंट है एक प्यारा दोस्तों, इज ओवरवेट एंड हैज स्मोक्ड 2 पैक सिगरेट पर डे फॉर 20 years एंड सिट्स बिहाइंड द डेस्क ऑल डे। एक पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज का एक क्लाइंट है जो क्या है, ओवरवेट है, ओबेसिटी वाला क्लाइंट है, और वो स्मोक करता है, स्मोकिंग करता है, सुट्टा मारता है, सिगरेट पीता है, बीड़िया पीता है, 2 पैक लगा देता है सिगरेट के ऑफ अ डे। और इसकी हिस्ट्री कितने साल पुरानी है प्यारे दोस्तों, 20 साल पुरानी है। एंड सिट बिहाइंड द डेस्क, सारे दिन जो है डेस्क के पीछे बैठ रहता है, क्योंकि वहां बैठ के क्या करता है, सुट्टा लगाता रहता है, हाँ, हुक्का बार लगाता रहता है। Which statement by the client refers to the strongest factor in the development of the atherosclerotic lesion? क्लाइंट 4 स्टेटमेंट देगा, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो होता है ये स्ट्रॉन्ग फैक्टर एक इंडिकेट करता है कि इस क्लाइंट को क्या हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन हो सकते हैं। सवाल को समझे आप, लैंग्वेज को समझे। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन कह रहा है, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड लूज एट लीस्ट 20 pound
क्लाइंट ये बता रहा है कि मैंने कोशिश करूंगा और मैं अपना जो वजन है वो 20 पाउंड के आसपास लगभग कम कर पाऊं। क्या ये इंडिकेट करता है कि एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन है, हो सकते हैं क्लाइंट को? ऑप्शन बी बताता है आई हैव गेट आउट फ्रॉम द बिहाइंड डेस्क मोर ऑफन, मेरे को जो है जो पीछे बैठ के मैं सुटा लगाता हूँ बार बार डेस्क के पीछे, उससे कभी कभी मुझे मोर ऑफन मतलब प्राय उस मेरे को बाहर आना चाहिए, तो प्राय नहीं हमेशा उसको बाहर ही आना चाहिए, है ना, हमेशा उसको ही बाहर आना चाहिए। जब बाहर आएगा तो ये एथरोमा की जो कंडीशन है वो कम हो जाएगी, है ना, सुट्टा कम लगाएगा बाहर आए तो बेसिकली, तो ये इंडिकेट नहीं करता है। ऑप्शन सी आई एम गोइंग टू ईट फूड दैट हाई इन फाइबर, हाई फाइबर के अंदर मैं फूड कंज्यूम करूंगा, तो ये अच्छी बात बोली क्लाइंट ने, तो ये एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन को नहीं बताता, डेवलप नहीं करेगा, कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। ऑप्शन डी बताता है आई हैव टू क्विट स्मोकिंग सिगरेट बट इट विल बी हार्ड, मेरे को जो है स्मोकिंग सुट्टा जो है वो सिगरेट पीना बंद करना चाहिए, लेकिन बट इट विल बी हार्ड, ये बहुत हार्ड है, ये बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है जी। अब बताइए, सोचिए समझिए फिर जवाब दीजिए। तो देखो, ए ऑप्शन बता रहा है कि वजन कम करना चाहिए। ओबिसिटी जो होता है आपके एथेरोमा जो प्लेक है उसको फॉर्मेशन की बहुत बड़ी वजह होती है, तो वजन कम करना बहुत जरूरी है, और इसलिए ए ऑप्शन जो होता है बिल्कुल गलत जवाब हो जाता है। बी ऑप्शन जो है डेस्क से बाहर आएगा तो इसका मतलब है वो अल्टीमेटली स्मोकिंग नहीं करेगा बाहर आके, पीछे बैठ के टेबल के पीछे बैठ कर लड़का सुट्टा मार रहा है ना, तो जब आगे आएगा तो वो सुट्टा नहीं मारेगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल गलत हो गया, कोई एथेरोमा नहीं बनेगा। ऑप्शन सी बता रहा है आई एम गोइंग टू ईट फूड, हाई फाइबर फूड खाने से ये हेल्थ के लिए अच्छी बात है, इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए अच्छा है ना, कार्डिक हेल्थ के लिए भी अच्छा है ना, ताकि आप फाइबर ज्यादा रहेंगे तो आप फैट का इंटेक कम करेंगे, तो ये अच्छी बात है, हार्ट पे वर्कलोड भी नहीं पड़ेगा, उससे एथेरोमा की रिस्क नहीं होती है। लेकिन ऑप्शन डी क्या बता रहे हैं कि आई हैव टू क्विट स्मोकिंग, मेरे को स्मोकिंग तो छोड़नी पड़ेगी, लेकिन ये बहुत भारी काम बोल दिया साहब आपने। अरे साहब ये भारी बोला है तभी तो ये ऑप्शन सही जवाब जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं छोड़ेगा, का छोड़ना तो चाहता है स्मोकिंग, लेकिन जब नहीं छोड़ेगा तो वो आगे जाके क्या कर देगा, एथेरोमा बना देगा, एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन बना देगा। देखो, जब लॉन्ग टाइम कोई पेशेंट स्मोकिंग करता है, लॉन्ग टाइम स्मोकिंग की वजह से आपकी जो आर्टरीज होती है, जैसे आपके लंग्स होते हैं, लंग्स में ऑक्सीजन कम जाएगी, और जब कम जाएगी और सिगरेट बीड़ी वगैरह जो ये सुट्टा लगाते हैं उसमें निकोटिन होता है, बेंजीन्स होता है ना, ये टार सब्सटेंस वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं आपकी जो आर्टरीज और वेसल्स होती है डिस्टल पेरिफेरी की, उनके अंदर क्या कर देते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देते हैं, ये क्या करते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देते हैं, और वहां पर क्या बना देते हैं बेसिकली प्लेग फॉर्मेशन कर देते हैं, ये इसको अपन एथेरोमा के नाम से जान देते हैं, और स्क्लेरोसिस अपन कहते हैं, जो आगे जाके एमआई का कारण बन सकता है। और उसके साथ में ये क्या करते हैं, जब आपके लंग्स में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह कंटिन्यू रहेगी, धुआं जाएगा शरीर के अंदर, तो वहां पर ये हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होगी। हाइपोक्सिया की वजह से क्लाइंट की पेरिफेरल जो होती है वेसल्स, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिवेशन भी वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो इस वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से आगे भी फर्दर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो यहाँ पर एक तो एथेरोमा और आगे जाके ब्लड सप्लाई भी इंटरप्ट होती है, तो ये बहुत एक रिस्क होती है क्लाइंट के अंदर डेवलप होने की, एथेरोमा डेवलप होने की। इसके लिए सिगरेट छोड़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर ये जो सवाल आपके पूछा है कि कौन सा जो स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है डेवलप कर देगा एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन में, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, बाकी सारे आंसर आपके गलत हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ जब भी कोई एथेरोमा बनता है तो उसके अंदर अपन बहुत सारे आर्टीरियोग्राम करवाते हैं, है ना, जैसे एक मैंने लाइन लिखी यहाँ पर, टोबो का जो आप कंटिन्यू यूज करते हैं पेशेंट, जो स्ट्रॉन्ग फैक्टर रहता है डेवलपमेंट ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस, अभी हमने यहाँ पर बात करी, जो पूरा प्लेग बन जाता है ना, ये पूरा जो प्लेग बन जाता है ना, और प्लेग जब यहाँ पर बनेगा तो आगे की फर्दर ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी, है ना। निकोटीन डिक्रीज द ब्लड फ्लो टू द एक्सट्रीमिटीज एंड इंक्रीज द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, जब आप पर हाइपोक्सिया होगा तो आपका हार्ट रेट बढ़ेगी, है ना, आगे सप्लाई नहीं जाएगी तो हार्ट रेट और बीपी बढ़ेगा। उसके साथ में रिस्क ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन बाय इंक्रीजिंग द एग्रीगेशन ऑफ द प्लेटलेट, जब ये एथेरोमा यहाँ बन जाएगा तो आपकी जो हेल्दी आरबीसी है जो पीछे आ रही थी वो आगे ट्रेवल नहीं करेगी, तो यहाँ पर क्या बना देगी, आपके क्लॉट बना देगी, और आगे जाके कहीं ना कहीं हाँ कवर कर सकती है, हार्ट अटैक कर सकती है, एमआई कर सकती है, इश्चीमिया नेक्रोसिस यहाँ पर कर सकती है ना। तो देखिए एक फोटो मैंने आपके लगाई है, एक ये फोटो जो है एक एंजियोग्राम की, ये किसकी फोटो है, एक एंजियोग्राम की है प्यारे दोस्तों। क्लाइंट के अंदर डाई डाल के एक एंजियोग्राम जब अपन करते हैं तो ये देखिए, जब आपकी मेजर जो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज है
ये पीवीडी जिसके अंदर यही सवाल ने पूछा है, तो ये एक पैर की वेसल्स है पूरी जो आप देख पा रहे हैं, जिसके अंदर ये जो चमकीला पदार्थ डाला हुआ ये क्या है आपके डाई डाला हुआ है। ये जहां जहां डाई जा रही है वहां पे क्या है बिल्कुल ब्लड की सप्लाई इंटैक्ट है, मतलब बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक जगह आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ इस एरिया में क्या है आपके डाई विजिबल नहीं हो रही है। इसका मतलब यहाँ क्या हो चुका है, एथेरोमा का फॉर्मेशन है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई है, इंटरप्ट हो चुकी है। और ये किसके कारण हुआ आपके एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ये थक्का बन चुका है और यहाँ ब्लड की सप्लाई नहीं है। तो यहाँ पर क्लाइंट को अपन क्या बोलते हैं, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, ये कहीं के वेसल्स की डिजीज होती है ना। तो ये अलग अलग आपके एमआरआई और एक एमआरआई की पिक्चर है और एक जो है आपके एंजियोग्राम की पिक्चर है। तो ये शो करता है जहां भी आपकी डाई नहीं जाती है ना, जैसे एक पार्ट ये आपके यहाँ शो किया है, तो यहाँ पे भी डाई का आपको विजिबल नहीं हो रही ना इस पार्ट में, तो ये आपके इंडिकेट करता है पीवीडी। तो स्मोकिंग जो है बड़ा कारण होता है। इज दैट क्लियर? चलिए अगला सवाल कह रहा है प्यारे दोस्तों, द नर्सिंग ऑफिसर इज डिस्कसिंग द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। अभी हमने बात करी एथेरोस्क्लेरोसिस की, तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर जो है आप डिस्कस कर रहे हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी विद द क्लाइंट हु हैज हाई लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एलडीएल लेवल। अभी हमने एलडीएल का लेवल डिस्कस किया था प्यारे दोस्तों, है ना, जो आपके 100 से कम होना चाहिए बेसिकली, और उसके अलग अलग कैटेगरी भी पढ़ी थी कि हाई किसको बोलते हैं, बॉर्डर लाइन किसको बोलते हैं, वेरी हाई किसको बोलते हैं, बहुत सारी चीजें अपने डिस्कस करी थी यहाँ पे। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप एक क्लाइंट को एथेरोस्क्लेरोसिस की पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, जिसको क्या है हाई एलडीएल लेवल है। Which information should the nursing officer discuss with the client concerning the pathophysiology of the LDL, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा, मतलब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा। लैंग्वेज जो होती है ना क्लाइंट की, सॉरी क्वेश्चन की, ये पूरे ऑप्शन को और क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होती है भाव बदल देती है, और जब भाव बदलते हैं तो आंसर अपने आप बदल जाता है। हम क्या करते हैं, जैसे ही ये मान लो ये 4 लाइन का ये क्वेश्चन हमने पढ़ा और हम तुरंत भाग जाते हैं ऑप्शन की तरफ। अरे नहीं, हमेशा जो आंसर होता है वो आपके सवाल के अंदर ही होता है, क्वेश्चंस के अंदर ही पड़ा होता है। आपको जरूरत है तो उसको समझने की जरूरत है, आपको पहचानने की जरूरत है कि वास्तव में वो पूछ क्या रहा है। आपने जैसे जैसे लाइनों की तरफ बढ़ते हैं ना, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एलडीएल का हाई लेवल जो है कंसर्न, और ये पैथोफिजियोलॉजी, ये जब आप हाईलाइटेड इनके पॉइंट देखते हैं कि सवाल वास्तव में क्या पूछना चाह रहा है, तो आपको ऑप्शन तो एक हिंट है कि हाँ चलो यही है करके, आपके अब आंसर तो यही आ जाना चाहिए, है ना। तो ये बेसिकली सवाल पूछ रहा है। अब देखते हैं कि इसके ऑप्शन क्या कहते हैं। चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं, सोचिएगा। ए हाई एलडीएल इज गुड बिकॉज इट इज ए प्रोटेक्टिव एक्शन इन द बॉडी, क्या ये बात सही है? दिस टेस्ट रिजल्ट मेजर द फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल इन द ब्लड, क्या ये बात इन्होंने सही बोली है? LDL आर द प्राइमरी ट्रांसपोर्टर ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इनटू द सेल, क्या ये बात इन्होंने सही बोली है? द क्लाइंट नीड टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड फैट इन द डाइट। सोचिए समझिए फिर जवाब दीजिए। यस आप में से बहुत जो है ये अच्छी बात है, इन्होंने आपने आंसर पकड़ लिया है। सवाल ने अगर आपको समझ गए तो आपके पास आंसर आ जाएगा, सवाल को ही नहीं समझे तो फिर आंसर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चलिए सवाल को समझने की कोशिश हम फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस वाला क्लाइंट है ना, एलडीएल लेवल उसका क्या है, बहुत हाई है ना, हाई है। आप जो है डिस्कस कर रहे हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। द नर्सिंग ऑफिसर डिस्कस विद द क्लाइंट कंसर्निंग अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी। अब क्लाइंट बोल रहा कि इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है साहब, ये मुझे बताओ। अब आप बता रहे हो कि ए हाई एलडीएल इज गुड बिकॉज इट इज ए प्रोटेक्टिव एक्शन इनटू द बॉडी, ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये बॉडी में बहुत रक्षा करता है, प्रोटेक्टिव है। अरे नहीं साहब, ये हमने गुड कब बोला था, ये तो हमने बोला था कि ये बैड होता है, तो ये गुड वाली तो बात खत्म हो गई, और जब गुड वाली बात खत्म हो गई तो ये क्या हो गया, पूरा ऑप्शन ही बाहर हो गया। ये क्या हो गया आपके बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये गंदा वाला है, बुरा वाला है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल। ऑप्शन बोल रहे हैं दो, बी बोल रहा है द टेस्ट रिजल्ट मेजर द फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। नहीं, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल के लिए आप ट्राइग्लिसरॉल टेस्ट कराते हैं, ये एलडीएल टेस्ट नहीं होता। तो ये भी क्या हो गया आपके, हाँ पार्ट आपके लिपिड प्रोफाइल क्या होता है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड अपन देखते हैं। सी कह रहे हैं एलडीएल आर द प्राइमरी ट्रांसपोर्टर ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इनटू द सेल। जी हाँ, ये बात जो थी इन्होंने बिल्कुल सही बोली है कि एलडीएल जो होता है आपका प्राइमरी ट्रांसपोर्टर होता है कोलेस्ट्रॉल का इनटू द सेल्स। देखो अभी हमने पढ़ा था कि ये जो मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स या कोई सेल है ना, ये सेल्स है, और यहाँ क्या आपका लीवर है, ये हमने एक छोटा सा लीवर बना दिया है ना। तो एलडीएल क्या करता है, ये एलडीएल जो होता है पहले दोस्तों, ये क्या करता है,
एक एलडीएल होता है, एक होता है एचडीएल, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल क्या करता है, ये जो लीवर के अंदर मान लीजिए जो कोलेस्ट्रॉल का एक पार्टिकल्स है, इसको उठा के कहाँ डाल देता है, ब्लड में, और इसको उठा के सेल्स में डाल देता है। और ये सेल में जब डालता है, लीवर का कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में जाएगा तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा जो बॉडी में कहीं ना कहीं रिस्क पैदा कर देगा, तो ये इसको बैड कोलेस्ट्रॉल अभी अपन कह चुके हैं। ये तो इसका प्राइमरी काम हो गया। एचडीएल क्या करता है, आपके जो ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल पड़ा है, ब्लड या सेल्स का जो कोलेस्ट्रॉल है, उसको उठा के क्या करता है, ये लीवर के अंदर डालता है। ये बेसिकली डिफरेंस होता है, इसलिए इसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। और ये लीवर में कोलेस्ट्रॉल को क्यों डालता है, क्योंकि लीवर से आगे जाके ये क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से और इसका लेवल कम हो जाएगा। तो ये तो अच्छी बात करता है। यहाँ पैथोफिजियोलॉजी पूछी किसकी, आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल करता क्या है, लीवर से इसको कोलेस्ट्रॉल को उठा के कहाँ डालता है, ब्लड या फिर सेल्स के अंदर। तो ये क्या उसकी प्राइमरी पैथोफिजियोलॉजी होगी, और ये प्राइमरी ट्रांसपोर्टर का काम करता है कोलेस्ट्रॉल को इनटू द सेल। यही आपके सवाल ने पूछा है और यही आपके क्लाइंट ने पूछा है। और जो क्लाइंट ने जो पूछा है, आप सवाल को समझ गए, क्लाइंट की भाषा समझ गए, तो आपने समझो जवाब सही दे दिया। जब क्लाइंट का सवाल ही आप नहीं समझते हो तो आप क्या सही जवाब दे पाएंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है। तो आप सीख रहे हैं लर्न नर्सिंग कंसेप्ट के अंदर, और ये ऐसे ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन अपन डेली डिस्कस करते हैं, तो है ना। तो सी आंसर जो है बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर रहे। ऑप्शन डी बता रहा था, क्लाइंट नीड टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड फैट इनटू द डाइट। अरे क्लाइंट ये पूछ नहीं रहा है कि कम करना है ज्यादा करना है, क्लाइंट पूछ रहा है कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है ना। तो सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर, और मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर इस क्लास का या इस लेक्चर का, इस क्वेश्चन सीरीज का, लर्निंग सीरीज का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल इसको ध्यान से समझेगा। मैं नहीं बोलूंगा कि आप इन चीजों को लाइक करो, उन्हें शेयर करो, उन्हें सब्सक्राइब करोगे, अरे नहीं साहब, ये अपना काम नहीं है लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको पसंद आता है तो आप करो, आपको लगता है वाकई में कि ये जो मेहनत की जा रही है ये वास्तव में आपके हित के लिए है, कुछ अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करी जा रही है शिक्षा के जगत में, शिक्षा के हित में, बच्चों के हित में, स्टूडेंट के हित में, एक मेहनत सक्सेस है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आप लेक्चर देखो, क्लास देखो, क्वेश्चन देखो और अपना काम करो, है ना। तो इन चीजों से आप परेशान नहीं होना है। चलिए अगला सवाल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे दोस्तों, विच असेसमेंट डाटा वुड कॉज द नर्सिंग ऑफिसर टू सस्पेक्ट द क्लाइंट हैज एथेरोस्क्लेरोसिस। अगेन आपके एथेरोमा का क्वेश्चन, एथेरोस्क्लेरोसिस का कौन सा असेसमेंट डाटा है ये कॉज द नर्सिंग ऑफिसर टू सस्पेक्ट करेंगे कि क्लाइंट को क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस है। एथेरोस्क्लेरोसिस की रिस्क जो होती है वो बेसिकली ओबेसिटी और स्मोकिंग, जो ना, ओबेसिटी इज द प्राइमरी कॉज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एथेरोमा, एंड एथेरोमा कैन कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस, है ना। देखिएगा ऑप्शन, the client complained her legs swelling when he stand for a long period. Option B, the client has episode of jitteriness and headache when feeling hungry. क्या ये एथेरोस्क्लेरोसिस को इंडिकेट करता है कि क्लाइंट को एथेरोस्क्लेरोसिस है? सवाल समझेगा। द क्लाइंट हैज बायलेटरल काफ पेन व्हेन वॉकिंग शॉर्ट पीरियड, क्लाइंट जब चलता है तो उसको काफ में पेन होता है। And option D, the client complain of the mild epigastric pain after eating the spicy food. सोचिए समझिए परखिए, फिर जवाब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वो वाली बात है ना। तो पहले इसको इस्तेमाल करो, अंदर कहने का मतलब है सवाल को इस्तेमाल करो, हाँ इसकी भाषा को इस्तेमाल करो, लैंग्वेज को पढ़ो, भाव को समझो। सवाल कह रहा है कि कौन सा असेसमेंट डाटा, ये जो 4 असेसमेंट के डाटा दे रखे हैं ये एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको इंडिकेट करते हैं, आप सस्पेक्ट करोगे कि इस एक क्लाइंट को क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस है। तो देखो एथेरोस्क्लेरोसिस का हम क्या पढ़ते हैं कि आपकी जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है, एथेरोमा डेवलप हो जाता है, और वो क्या करते हैं आगे जाकर आपके फर्दर आर्टरी या फिर उस आपके ब्लड की सप्लाई को क्या कर देता है, इंटरप्ट कर देता है। जैसे ये एथेरोमा यहाँ पर डेवलप हो गया, ये पूरा आपकी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया साहब, अब ये जो ब्लड सप्लाई आगे नहीं हो पाएगी, और जब आगे नहीं हो पाएगी तो आपके आगे क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, किसी भी पार्ट का इसी में डेवलप हो जाएगा, है ना। ये बिल्कुल एथेरोमा का मैकेनिज्म रहती है, अभी हमने देखा था इसको। तो उससे क्या होगा, ये सवाल पूछ रहा है कि कौन सा असेसमेंट आप फाइंड आउट करोगे। ऑप्शन ए कह रहा है द क्लाइंट कंप्लेन द हर लेग स्वेलिंग व्हेन शी स्टैंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। क्लाइंट जब लॉन्ग टाइम तक खड़ा रहेगा तो उसके लेग में क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। जैसे ये लेग ऐसे हो गए साहब, ये क्या एथेरोमा का इंडिकेट करता है? जी नहीं। जब भी लेग की स्वेलिंग आती है तो जैसे मान लो कि ये क्लाइंट के लेग अपने बना दिए, लेट्स सपोज, हंसीगा मत क्योंकि ये हमारे ड्राइंग के अंदर हमने नंबर 1 महारत हासिल करी है, तो हमारे ऐसे ही हैं चित्र, इसको समझिएगा।
जैसे ये क्लाइंट के पैर है, इसके अंदर क्या हो गई आपकी स्वेलिंग है बहुत सारी, तो क्या ये एथेरोमा को इंडिकेट करते हैं? नहीं। ये जैसे लेग स्वेलिंग आती क्यों, आपको ये पता होना चाहिए। तो जैसे क्लाइंट के अंदर क्या होता है, ये क्लाइंट की क्या है, वेसल्स है। एक क्लाइंट की आर्टरी होती है और एक क्लाइंट की क्या होती है, वेसल्स होती है। सॉरी, एक आर्टरी होती है और एक क्या होती है, वेन होती है। आर्टरी ब्लड लेके जाती है और आर्टरी ब्लड जो होती है पेरिफेरल ब्लड लेके आती है, और वेन क्या करती है, ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके जाती है। ये बेसिकली इसका काम होता है, यही सर्कुलेशन होता है। अब किसी वजह से यहां मान लीजिए कि आर्टरी के अंदर, वेन के अंदर कोई दिक्कत हो गई, तो आपका ब्लड क्या होगा, वापस ऊपर नहीं जाएगा, है ना, ऊपर नहीं जाएगा। या मान लीजिए, और ऊपर कहां जा रहा है, आपके हार्ट के अंदर जा रहा है, 4 चैम्बर का जो हार्ट होता है वहां जा रहा है। या मान लीजिए आपके हार्ट के अंदर ही कोई गड़बड़ी हो गई, तो आपका ये क्या कर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। तो यहां पर दो कंडीशन बनती है, या तो यहीं पर कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपके हार्ट में कोई दिक्कत है। और मान लीजिए हार्ट में अगर कोई दिक्कत है, तो उसको अंदर कहते हैं हार्ट फेलियर। और हार्ट फेलियर अपन पढ़ते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट साइड अपन देखते हैं तो आपके सिस्टमिक सिम्टम आते हैं, लेफ्ट साइड के अंदर आपके पल्मोनरी सिम्टम आते हैं, डिस्पनिया होता है ना, ऑर्थोपनिया होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है, वो वाली कंडीशन आपको देखने को मिलती है। स्प्यूटम जो प्रोडक्टिव होता है, हिमोप्लाइसिस होता है, वो सारी चीजें होती है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के अंदर। लेकिन राइट साइड में क्या होता है, आपका जब राइट साइड का हार्ट फेल होता है, तो आपका जैसे ये हार्ट ये फेल हो गया, तो ये फर्दर मूवमेंट जो है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं जाएगा, तो ये कहाँ कलेक्ट होगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ रहेगा, सुपीरियर वेना कावा या फिर इंफीरियर वेना कावा के अंदर रहेगा। और ये वेना कावा ब्लड कहाँ रहेगा, इसी वेना कावा में भरा रहेगा। और जब भरा रहेगा कंटिन्यू वापस कहाँ जाएगा, आपके बॉडी के अंदर जहाँ से आया है वहीं पड़ा रहेगा। तो इसका मतलब है आपके जो वेन है, ये जो वेन है, ये आगे प्रॉपर खाली नहीं हो पा रही है, क्योंकि हार्ट फेल हो चुका है आगे। तो ये ऑप्शन जो ए कह रहा है प्यारे दोस्तों, ये कह रहा है कि लेग स्वेलिंग हो जाती है जब वो लंबे टाइम तक खड़े होते हैं। तो लंबे टाइम तक खड़े, उसका मतलब कहीं ना कहीं आपके वेन में या फिर हार्ट में दिक्कत है, तो ये आपके हार्ट फेलियर के सिम्टम है, ना कि एथेरोस्क्लेरोसिस के। एथेरोस्क्लेरोसिस के सिम्टम नहीं है, तो ऑप्शन ए को अपन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। समझ आई बात है। ऑप्शन बी बोल रहा है द क्लाइंट हैज एपिसोड ऑफ जिट्रीनेस एंड हेडेक व्हेन फीलिंग हंग्री। जिट्रीनेस जो होता है, ये आपके हाइपोग्लाइसीमिया का इनिशियल साइन होता है। आपको याद होना चाहिए, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जिट्रीनेस आपको देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसीमिया के साइन है। और हेडेक भी होता है, क्लाइंट जब हंग्री होता है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया के साइन है दोस्तों। ये इसके एथेरोमा का, ये एथेरोस्क्लेरोसिस साइन नहीं है, सस्पेक्ट नहीं करता, ये हमको पता रहेगा कि ये हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है क्लाइंट को, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द क्लाइंट हैज अ बायलैटरल काफ पेन व्हेन वॉकिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड। जी हाँ दोस्तों, ये बात जो है इन्होंने बिल्कुल सही बोली है। जब क्लाइंट थोड़ी देर चलेगा, उसको क्या होगा, क्लाइंट को काफ में पेन देखने को मिलेगा। वो पेन क्यों देखने को मिलेगा, कि क्लाइंट को एथेरोस्क्लेरोसिस जब भी होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस जब भी होता है, तो यार वर्ड आपने पढ़ा होगा, आगे सप्लाई नहीं जाती है। आगे जब सप्लाई नहीं जाती है, तो वहां क्या होता है, आपके आगे की ब्लड सप्लाई जब इंटरप्ट होती है, तो इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, यस, क्लाउडिकेशन, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। जब ब्लड सप्लाई बंद होती है, जब सप्लाई नहीं है, तो इंटरमिटेंट क्लाउडिफिकेशन वहां पर देखने को मिलता है। उसकी वजह से जैसे ही क्लाइंट थोड़ा सा चलता है, क्लाइंट की दोनों काफ मसल्स के अंदर क्या होता है, पेन देखने को मिलता है। और ये पेन इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं क्लाइंट को क्या है, आपके एथेरोस्क्लेरोसिस हो चुका है। प्यारे दोस्तों, क्या हो चुका है, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये ऑप्शन सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर बना है। ए बी हो तो गलत वैसे हो गया। और ऑप्शन डी बोल रहा है द क्लाइंट कंप्लेन माइल्ड एपिगेस्ट्रिक पेन आफ्टर ईटिंग। तो खाना खाने के, स्पाइसी फूड खाने के बाद में अगर कोई क्लाइंट को दर्द होता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, आपके पेप्टिक अल्सर, है ना, पेप्टिक अल्सर डिजीज को इंडिकेट करता है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस को इंडिकेट नहीं करता। ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गया, है ना। तो आपके ए बी डी तीनों गलत आंसर है, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझिए इस बातों को, चलेगा। मूव करते हैं अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके लिए, है ना। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, द क्लाइंट आस्क्ड द नर्सिंग ऑफिसर, माय डॉक्टर जस्ट टोल्ड मी दैट द एथेरोस्क्लेरोसिस इज व्हाई माय चेस्ट हर्ट व्हेन आई वॉक रियल फास्ट, व्हाट डज इट मीन, विच स्टेटमेंट इज द नर्सिंग ऑफिसर बेस्ट रेस्पॉन्स। देखिएगा, अब क्लाइंट का जो रेस्पॉन्स, उसके आधार पर आपके नॉलेज को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है ये सवाल, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बताया है ना, उसके आधार पर ये सवाल बना है कि अब एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप जितना पढ़े हैं, जितना जानते हैं, उसके आधार पर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करिए।
क्लाइंट पूछ रहा है, क्लाइंट क्या बोलता है नर्सिंग ऑफिसर को कि जो मेरे डॉक्टर साहब हैं उन्होंने मुझे बताया है कि एथेरोस्क्लेरोसिस है मुझे, उसकी वजह से दैट्स व्हाई माय चेस्ट हर्ट व्हेन आई वॉक रियल फास्ट। जब मैं बहुत फास्ट चलता हूँ उसके वजह से मेरा हार्ट क्या करता है, मेरा चेस्ट जो होता है हर्ट होता है। मतलब आपके कहीं ना कहीं कार्डियक या चेस्ट पेन क्लाइंट को देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस है। अब व्हाट डज दैट मीन, ये डॉक्टर साहब ने बोली थी क्लाइंट को लाइन, है ना, कि आपको एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से चेस्ट में हर्ट होता है जब आप फास्ट चलते हो। अब क्लाइंट ये बात एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या मतलब हुआ। तो कौन सा स्टेटमेंट जो होता है आप बेस्ट डिस्क्राइब करोगे कि हाँ ये इसका मतलब ये होता है। समझे सवाल को कि भाई एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सिंपल भाषा में, है ना। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। द मसल फाइबर एंड एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ योर आर्टरीज हैव बिकम थिकन। आपकी जो मसल फाइबर एंडोथेलियम जो थिकन हो चुकी है, क्या ये? ऑप्शन बी, यू शुड कंसर्न बिकॉज योर चेस्ट हर्ट व्हेन यू वॉक रियल फास्ट। ऑप्शन सी, the wall of your heart is are incompetent, which is why your chest hurt with activity. And option D, you have a hardening of your arteries with a fatty buildup that decrease the oxygen to the your heart. चार ऑप्शन, चार बातें, कौन सा सही कौन सा गलत, आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर खुद सोच के देखिए कि अगर आपको खुद कोई पूछता है तो आप क्या जवाब देंगे। तो देखो, एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब आपको पूछा है कि इसका मतलब क्या होता है, क्लाइंट ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए बोल रहा है कि द मसल फाइबर एंड द एंडोथेलियम लाइनिंग ऑफ योर आर्टरीज हैव बिकम थिकन्ड। आप ये मतलब बताओगे। क्लाइंट बोल रहा है एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, आप बताओगे कि देखो ऐसा है कि क्लाइंट आपके जो मसल्स के जो कुछ फाइबर्स होते हैं ना, उसमें ना एंडोथेलियल लाइनिंग होती है, वो क्या होती है, थिकन्ड हो चुकी है, ऐसा बताओगे आप इसका मतलब? अरे नहीं भाई साहब, क्लाइंट जो है, देखो आप में और नर्सिंग ऑफिस, आप में और एक आम आदमी में बहुत सारे फर्क होते हैं। आप नर्सिंग ऑफिसर इसीलिए बोलते हैं आपको क्योंकि आप में के अंदर कुछ एबिलिटीज है, कुछ क्वालिटीज है, कुछ नॉलेज है आपके अंदर, है ना। आम आदमी में ये नॉलेज नहीं होता है कि इन चीजों के बारे में। तो जब आपको कोई पूछता है तो आपको सिंपल भाषा में जवाब देना है, न कि मेडिकल भाषा के अंदर। आम आदमी जो होता है उसका लिमिटेड ही काम होता है, खाना पीना सोना और कमाना, ये यही उसी को आता है, और वही बेचारे भोले भाले इंसान करते हैं। अब जब वो परेशान होते हैं, जब ऐसी कोई बीमारी होती है एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी, वो आपके हॉस्पिटल में आते हैं और आपके पास आके इन चीज़ों का कारण पूछते हैं, पता करते हैं कि इसका मतलब क्या है। और आप जो बोलते हो कि देखो आपके मसल फाइबर होते हैं ना, उनमें एंडोथेलियल एक लाइनिंग होती है और आपकी वो थिकन हो जाती है, ऐसा बोलोगे तो वो वैसे ही परेशान है, वो भाग जाएगा। ऐसी बातें नहीं बोलनी होती है, उसको सिंपल करना होता है। आपको मेडिकल टर्म्स कभी भी यूज नहीं करनी होती है इन कंसर्न के बारे में। तो क्लाइंट का कंसर्न क्या है, इसका मतलब बताओ। आप ये बहुत सारी चीजें मेडिकल भाषा में बताने लग गए, ठीक हो जाती है, ऐसा नहीं होता है, आपको सिंपल करना होता है। समझे बात को? ओके, नेक्स्ट बात बता रहा है, ऑप्शन बी बोल रहा है यू शुड कंसर्न बिकॉज योर चेस्ट हर्ट व्हेन यू वॉक रियल फास्ट। अरे भाई साहब, आपका चेस्ट हर्ट करता है जब आप वॉक करते हो, तो आपको तो कंसर्न लेना पड़ेगा भाई साहब, ये बहुत गड़बड़ मामला है, ऐसा बोलोगे आप। क्लाइंट बोल रहा है कि भाई साहब एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या हुआ, आप बता रहे हो कि आपको तो कंसर्न करने की जरूरत है, आपको इलाज की जरूरत है, क्योंकि आपका चेस्ट हर्ट करता है जब आप रियल चलते हो फास्ट। तो क्लाइंट मतलब पूछ रहा है, आप इलाज बता रहे हो। क्लाइंट का कंसर्न है व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द एथेरोस्क्लेरोसिस। आप बोल रहे हो कि कंसर्न नहीं है। जब क्लाइंट का कंसर्न है उसको आपको हमेशा फॉलो करना होता है, और ये कुछ ट्रिक्स होती हैं आपको सवाल को करेक्ट करने की। ऐसे क्वेश्चन देखो आपको सारे ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन उनको करेक्ट करने की जो ट्रिक होती है ना, वो आपको पकड़नी पड़ेगी, क्लू आपको पकड़ना पड़ेगा, तभी आपका मामला बनेगा, वरना नहीं बढ़ने वाला, है ना। तो आपको यहाँ पर थेरेपी नहीं बतानी है, थेरेपेटिक पर्पज नहीं है, आपको बिल्कुल सिंपलीफाई उसका मतलब बताना है। इसलिए ऑप्शन बी अपन क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है द वॉल इन योर हार्ट, द वॉल इन योर हार्ट आर इनकॉम्पिटेंट विच इज वाई योर हार्ट। आपके जो हार्ट के जो वॉल है ना, वो खराब हो चुके हैं, इनकॉम्पिटेंट हो चुके हैं। तो ये वॉल की बीमारी नहीं है साहब, ये आपके ब्लड की वेसल्स होती है ना, वहां की बीमारी होती है, आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये पता रहेगा तो आप सही जवाब दे पाएंगे, है ना। आप पूछ रहे हैं थ्रोमा के बारे में और आप बता रहे वॉल के बारे में, तो ये बिल्कुल खोटा है। क्लाइंट को लगेगा भाई साहब यहाँ तो हाँ नोट सेट दिया कि नहीं दिया, बिना नोट सेट दे के लगे हो क्या, ऐसा क्लाइंट बोलेगा। तो हम बताएंगे नहीं, हम नोट सेट दे के लगे हैं, और नोट सेट दिया है, कैसे दिया है, बिल्कुल पढ़ के दिया है, आपने एलएनसी को फॉलो करके दिया है, अपने बेस्ट लेवल को पढ़ा है, बेस्ट कंटेंट को आपने पढ़ा है। तो आप क्या बताएंगे कि यू हैव हार्डनिंग ऑफ योर आर्टरीज विद फैटी बिल्डअप दैट डिक्रीज
द ऑक्सीजन टू योर हार्ट। ये बिल्कुल सही बात आपने बताई, नॉर्थ साइड फतेह करने वाली बात आपने बताई कि हाँ भाई साहब, आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो क्या हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है। क्यों? विथ फैटी बिल्डअप दैट डिक्रीज द ऑक्सीजन टू द हार्ट। आपका ये जो आर्टरीज होती है इसके अंदर क्या हो चुका है, फैटी प्लेग जम चुका है, आर्टरी के अंदर फैट का बिल्डअप हो चुका है, उसकी वजह से ब्लड और ऑक्सीजन की जो सप्लाई आपके हार्ट की तरफ जा रही थी वो नहीं जा रही है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका हार्ट जो होता है थोड़ा सा भी एक्टिविटी करने पर क्या चलता है, फास्ट बीट करता है, टेकिकार्डिया होता है, आपको घबराहट देखने को मिलती है ना। तो ये जो सिम्टम होते हैं आपके एथेरोस्क्लेरोसिस के होते हैं, और यही इसका मतलब होता है, यही क्लाइंट ने पूछा था। तो ए बी सी बिल्कुल गलत जवाब है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो आंसर रहेगा प्यारे दोस्तों डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा कि फैटी बिल्डअप की वजह से आपके हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। आई ना नॉर्थ साइड वाली बात, हुआ ना कि भाई हम नॉर्थ साइड पढ़ के आए हैं, हमने कंटेंट को अच्छा पढ़ा है। तो इस टाइप से आप जब क्लाइंट के कंसर्न को समझेंगे, भाषा को समझेंगे, है ना, क्लाइंट की बातों को समझेंगे, सवाल के लैंग्वेज को समझेंगे, तब आप इस प्रकार के आंसर बिल्कुल बढ़िया से दे पाओगे। तो ये कुछ हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आने वाले और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ना, उसी के लिए अपन डिस्कस करते हैं और बिल्कुल डिटेल से अपन इसको डिस्कस करते हैं। तो बढ़िया क्वालिटी की स्टडी आप करिएगा अपने सपनों के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए, है ना। तो आज का जो लेक्चर है इसी बेहतरीन कोट के साथ में कि थॉट हमारा कहता है कि जो झुकता नहीं वह टूट जाता है, इसलिए हमेशा अहंकार से दूर रहें। आपने एक बेहतरीन लाइन सुनी होगी, मैं झुकेगा नहीं साला, है ना। क्यों नहीं झुकेगा, झुकना पड़ेगा, है ना। जो झुकेगा नहीं तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा भाई साहब, और हम टूटने के लिए तो बने नहीं है। इसलिए झुकता वही है जो विनम्र होता है, और विनम्र इंसान को क्या होता है, कभी भी अहंकार नहीं होता है। क्या नहीं होता है, अहंकार। आदमी को अहंकार किस चीज का होता है, पद का होता है, प्रतिष्ठा का होता है, मान सम्मान का, धन दौलत, इन चीजों का तो होता है ना। ये तो सब राजा रावण के पास भी थी, जब वो नहीं बचा, वो सलट गया, राम जी ने एक बाण मारा उसकी नाभि के अंदर, वो भी इस दुनिया को छोड़ के चला गया। तो फिर हम कौन सी खेत की मूली है भाई साहब, किस चीज का अहंकार करें, है ना। तो अहंकार करने वाली कोई बात हमारे अंदर रहती नहीं है ना। तो आपको कभी ये चीजें नहीं बोलनी कि मैं झुकेगा नहीं साला, है ना। ये जो लाइन होती है, ये जो संवाद होते हैं, ये सिर्फ हिंदी फिल्म में अच्छे लगते हैं, फिल्मों में अच्छे लगते हैं, अभिनय के क्षेत्र में अच्छे लगते हैं, हमारी जिंदगी के अंदर अच्छे नहीं लगते हैं। तो झुकना पड़ेगा, है ना। जो विनम्र रहेगा वो निखर जाएगा, और जो नहीं झुकेगा वो क्या कर जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए हमेशा हमको अहंकार, घमंड से दूर रहना, कभी घमंड नहीं करना है, किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, सीखते रहे, और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।